76वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। आज के दिन भारत रिपब्लिक बना था। इस दिन के लिए हमने कितनी मेहनत की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मेहनत की है, कितने बलिदान किए हैं, कितने त्याग किए हैं, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली और हमारा संविधान बनाने का हमें अवसर मिला, मौका मिला। और ये पूरी जो यात्रा रही बहुत ही लंबी और बहुत ही संघर्षपूर्ण रही। तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कितनी मेहनत, कितने बलिदान, कितने त्याग से स्वतंत्रता हमें मिली। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये स्वतंत्रता हमें दिलाई और हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमारा अपना एक संविधान है। तो इस संविधान को, जिसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। और आज 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया था। तो वैसे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो संविधान था वो तो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे हमने लागू किया 26 जनवरी को। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहानी पता होगी, जरूर पता होगी कि क्यों आखिर 26 जनवरी को हमने लागू किया, 26 नवंबर को क्यों नहीं किया। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, और 26 जनवरी को हमने इसलिए लागू किया क्योंकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार हमने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। और उसी दिन ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया। और उसी दिन भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। गणतंत्र यानी शासन के हर स्तर पर गणों का शासन है, यानी सभी के सभी जो जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं। तो 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और आप सब बहुत ही प्रफुल्लित होंगे। आज के दिन हमारा सिर राष्ट्र गौरव से ऊंचा उठता है और राष्ट्र के सम्मान में हम अपना सिर झुकाते भी हैं, और उन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के सम्मान के लिए भी हम अपना सिर झुकाते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भारत में गणतंत्र दिवस पर सेना की परेड क्यों की जाती है। जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि भारत में रिपब्लिक डे पर सेना की परेड क्यों की जाती है। और दूसरा हम लोग टॉपिक ये डिस्कस करेंगे कि यह परेड क्या पैसों की बर्बादी है। तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस पर, तो क्या यह परेड पैसों की बर्बादी है। तो ये 2 टॉपिक हमारा मुख्य है। ये जो वीडियो देख पा रहे हैं ये दूरदर्शन के सौजन्य से मैंने आपके सामने रखा है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से यही 2 है, और इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जल्दी से मैं आप लोगों को इस पर इसके कारण को बताऊंगी और कुछ मैं बताऊंगी आपके परेड के बारे में। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बने रहिएगा आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस परेड के बारे में बताना चाहती हूं आपको कि पहली बार ये कब हुआ था। तो पहली बार 26 जनवरी 1950 को हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण किया था, जो हमारा पुराना पार्लियामेंट संसद भवन उसके ही परिसर में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और उसी दिन शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ, आज भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति जी को। तो 21 तोपों की सलामी के साथ पुराने संसद दरबार के हॉल से निकलकर 5 मील लंबा परेड उन्होंने करवाया था, और इरविन स्टेडियम में जाकर उन्होंने ध्वजारोहण किया था। इरविन स्टेडियम को आज के डेट में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहते हैं।
उस समय वो इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और 1951 से अतिथियों को भी बुलाया जाने लग गया कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने के लिए। और जो पहले अतिथि रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इस बार भी जो 76वां गणतंत्र दिवस है वह उसमें इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही आ रहे हैं। और इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो झांकी की थीम है वो है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, एक सेकेंड दीजिएगा। यस, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास झांकी का सबसे पहले बात करेंगे कि क्या भारत में गणतंत्र दिवस पर सेना की परेड क्यों की जाती है। सबसे पहले इस पर करेंगे। बता दूं कुल 1 किलोमीटर की होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार तो 5 किलोमीटर की थी, संसद भवन से इरविन स्टेडियम तक, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक। लेकिन अब ये 8 किलोमीटर की परेड की जाती है राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ तक। ठीक, तो कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति भवन तक। तो कर्तव्य पथ को राजपथ पहले कहते थे और सबसे पहला इसका नाम है किंग्स वे। तो भारत में गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर सेना की परेड क्यों की जाती है, बात करते हैं। रिपब्लिक डे जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं आपको यहाँ पर, और किस तरह से जो है दे रहे हैं, ये सारा जो मूवमेंट होता है ये हम लोगों को राष्ट्र गौरव से भर देता है। और आज के दिन भारतीय लोकतंत्र की ताकत लोगों को दिखती है, भारत की एकता लोगों को दिखती है और हमारे विविधता की झलक भी पूरी दुनिया देखती है। आपको क्या लगता है कि ये जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है जो इंडिया गेट पर, जिसको अब इंडिया गेट पर ही वहां पर पूरा स्टेज बनता है और वहां से शुरू होकर के वहां प्रेसिडेंट तक, हाउस तक, तो ये जो है पूरा पूरा रास्ता जिसे कर्तव्य पथ कहते हैं, तो इस पे सिर्फ भारत के लोगों की ही नजर नहीं रहती। कुछ लोग तो वहां पहुंचते हैं और कुछ लोग अपने घरों में टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं और अपने घर में टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं। और जो लोग भी इसको देखते हैं वो देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कितनी मजबूत हो चुकी है। और इसके साथ ही भारत जो कि अपनी विविधता के लिए ही जाना जाता है, आज भारत की विविधता को पूरी दुनिया देख रही होती है। तो अलग अलग रंग, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग तरह के डांस और अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल, इन सबको दिखाया जाता है। सभी राज्यों की झांकी निकलती है जिसमें कि अलग अलग राज्य जिस लिए जाने जाते हैं वो मुख्य रूप से उसको दिखाया जाता है। जैसे देख पा रहे हैं ये गुजरात है, ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक की झांकी, ये गुजरात की झांकी, ये पंजाब की डांसर्स हैं, और ये देखिए राजस्थान। तो हर जगह सभी झांकियों में वहां का पहनावा, वहां का क्राफ्ट, वहां का फेस्टिवल, वहां का डांस, ये सब कुछ दिख रहा होता है, सभी झांकियों में ये दिख रहा होता है। और यहाँ से राज्यवार जो विविधताएं हैं वो भी दिखती हैं और क्षेत्रीय विविधता भी दिखती है। जैसे ये देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस बनारस के अस्सी घाट पर लिखी थी। और ये मंदिरों का, तीर्थ स्थानों का ये राज्य रहा है। तो अपना प्रदेश उल्टा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ऋषि मुनियों की जगह रहा है। इसके साथ ही भारत की जो सैन्य शक्ति है और भारत का जो तकनीकी विकास है, भारत कितना
सक्षम हो चुका है दुश्मनों को जवाब देने में, भारत की ताकत का अंदाजा भी दुनिया को आज दिखता है। हर साल कुछ न कुछ नए मिसाइल्स, कई नए जो है वॉर वेपन्स, भारत का सैन्य शक्ति कितना अपग्रेड हो गया है, भारत के पास कितने अलग अलग जो है वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, वो सब यहां पर दिखता है। और भारत की सेना कितनी एफिशिएंट है वो उनके कर्तव्यों से दिखता है आज के दिन। जिस तरह से आसमान में हमारे जो फाइटर्स हैं वो जिस तरह के कर्तव्य दिखाते हैं, उससे पता चलता है कि ये सिर्फ ये कर्तव्य, आज तो ये कर्तव्य दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं इससे 20 होकर ये दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा सकते हैं। तो ये है भारत, मतलब ये एक क्या है, तो ये हमारा एक जो है, एक समझ लो कि एक यहां पर एक पिक्चर है जो नहीं आ रहा है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, ये सेना को ही दिखाना था मुझे। देखिए आज ये बीएसएफ है, ये बीएसएफ आज जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, जो बाकी जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जो हमारे कैडेट्स हैं, सबकी ही झांकी निकलती है, सब दिखता है समझ लो इसमें जो है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग, जैसे ये, जैसा कि देख पा रहे हैं ये आर्मी का है। तो आज सिर्फ दुनिया ही नहीं, हम भी देखते हैं और हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है। और धीरे धीरे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। खास तौर पर जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है नारी शक्ति को, और सेना में अब इन लोगों को परमानेंट कमीशन भी मिलने लग गया है। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाती थी, सिर्फ महिलाएं चुनी जाती थी, अब सेना में इनको परमानेंट कमीशन मिलने लग गया है। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या, वहीं से पूरा जॉब करके रिटायर्ड होंगी। पहले ऐसा होता था कि 15 साल के बाद इनको सेना छोड़ना होता था। तो इस नारी शक्ति को देखिए, आप में से कितने लोग इंस्पिरेशन लेंगे कि भाई आईएएस के साथ साथ हम आईएएस में हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इसके साथ फौज में भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि धीरे धीरे समाज में जो है महिलाओं का जो सम्मान है वो बढ़ रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है और महिलाएं हर जगह जो है कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। ये देख पा रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग का ये है, आज हम अंतरिक्ष में नए नए कारनामे कर रहे हैं। तो मंगलयान, चंद्रयान, मंगलयान, ठीक। और ये जो है अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि फिर से ये इसरो खबर में था, और ये ऐसे जो मिशन ये लॉन्च कर रहा है और ऐसे ये अचीवमेंट्स इसरो प्राप्त कर रहा है कि जो ताकतवर देश हैं, जो दुनिया का अपने को पावर कहते हैं, वो भी दांतों तले उंगली दबाना पड़ रहा है उनको भी। तो ये इसरो का, तो भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत की जो शक्ति है, भारत का जो लोकतांत्रिक महत्व है, भारत की जो विविधता है, भारत की जो आत्मशक्ति है, वो सब इस परेड में दिखता है हमें। तो इसीलिए ये परेड किया जाता है। ये एक मौका होता है हमें अपनी एकता और अपनी आत्मशक्ति, अपनी सैन्य शक्ति, अपनी सफलता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की। तो इसे शो ऑफ नहीं कह सकते, ये जरूरी है क्योंकि ये जो है हमारे अंदर भी एक आत्मशक्ति का संचार करता है। पर इस पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अभी पीआईबी का मैं डेटा आपको दिखाने वाली हूं। करोड़ों रुपए यहां पर खर्च होते हैं, जिसमें बहुत सारे गरीबों के लिए, उन पैसों से बहुत सारे गरीबों के लिए आवास बनाया जा सकता है।
जो सड़क पर फुटपाथ पर सोते हैं, बहुत सारे जो भूखे नंगे लोग हैं, उनको भोजन और कपड़े दिए जा सकते हैं इन पैसों से। तो इस परेड पर जो इतने पैसे खर्च होते हैं, तो क्या यह पैसों की बर्बादी है? तो आइए इस पर विचार करते हैं। दूरदर्शन के सौजन्य से मैंने ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा रही हूं, देख पा रहे हैं कितनी इनकी एफिशिएंसी दिख रही है आपको, कितना बैलेंसिंग है इनके अंदर। तो रक्षा मंत्रालय ही आयोजित करता है ये सब। बाकी जो अलग अलग राज्य हैं वो भी रक्षा मंत्रालय को ही अप्रोच करते हैं, और रक्षा मंत्रालय से ही ये डेटा लेकर पीआईबी ने अपने साइट पर अपडेट किया है, आप देख सकते हैं वहां पर भी। तो पिछले 5 वर्षों के फिनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्षों के दौरान सभी प्रकार के जो समारोह कार्यक्रम के आयोजन के लिए रक्षा विभाग का जो बजट आवंटन हुआ है 2018-19 में, ये क्या कितना, तो यह 1,53,62,62 रुपए खर्च हुए थे। 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1,39,65,000 हुआ था। और अगर लेटेस्ट हम लोग आते हैं तो 2022-23 का है 1,32,53,000 रुपए ये आवंटित हुआ है। इसके मतलब इसमें इनको टिकट से भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जबकि पहला जो 1951 में जो हुआ था उस पर 14 लाख रुपए खर्च हुए, और आज के समय में आप देख पा रहे हैं ये करोड़ों हो चुका है। ये तो सरकार का डेटा है, बाकी लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, तो बाकी लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, तो सरकारी डेटा में आप देख रहे हैं हर जगह 1 करोड़ का फिगर दिखा रहे हैं, 1,53,62,6000, मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहे 1,32,53,000, लेकिन जो अनऑफिशियल डेटा है वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कुछ ये टिकट सेल होती हैं, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। टिकटों की बिक्री से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका भी 2018 से 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। तो जैसे लेटेस्ट 2022 का दिखाया कि सबसे ज्यादा उस समय टिकट सेल हुए थे, तो उस समय टिकट सेल हुए थे 1,14,500 का, बस मतलब इतने टिकट सेल नहीं होते जितना कि मतलब खर्च होता है। अब अगर हम ये कहें कि ये पैसों की बर्बादी है, पैसे खर्च हो रहे लेकिन ये साल में सिर्फ एक बार होता है, और इसका जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट हम लोगों को इसका प्रभाव दिखता है, हम लोगों को इसका बहुत ही महत्व है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये आज जो 26 जनवरी होता है, जो 15 अगस्त होता है, हमारे जो युवा होते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत ही तेजी से उनका वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, वो एक बार फिर से चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं जब वो न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स पर, या कभी यहाँ मान लो पहुंच गए, जब वो देखते हैं इस परेड को। इसमें यहाँ पर उनको ये समझ में आता है कि हमारा देश बहुत सालों तक अधीन रहा, और जब स्वतंत्र हुआ है तो स्वतंत्र होने के बाद कितनी मेहनत की है, और उस मेहनत का ये फल है कि हम आज यहाँ पर हैं, जहां हम किसी भी बाहरी देशों के दबाव में आए बिना पूरी संप्रभुता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। हमें यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, जो कि पहले नहीं था। और इसके साथ वो अपने देश के गौरव को भी देखते हैं कि कितनी विविधता है हमारे देश में, और इस विविधता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। हमारे यहाँ देश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हमारी विविधता को देखने के लिए। तो ये एक समय होता है जब हमारे भीतर राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति होती है। हम अपने सैनिकों के कर्तव्य को देखकर, हम आज के दिन सैनिकों, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कौन कौन से अवार्ड्स हैं, लेकिन आज के दिन वो हमारे सेना के लोग जो अलग अलग मौकों पर देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो जाते हैं,
उनके परिवार को सम्मानित किया जाता है, और जिन्होंने अपने जीवन रहते हुए जो अपने जान पर खेलकर भारत के गौरव को बढ़ाते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो ये नागरिकों में देशभक्ति का संचार करता है। इस तिरंगा, ये जो ट्राई कलर देख रहे हैं, इस तिरंगा के प्रति लोगों का मन सम्मान से भर जाता है। जब सेना इस तरह से परेड करती है तो बहुत सारे युवाओं में ये भावना आती है कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। आपके भीतर भी आती होगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके भीतर इस तरह सेना के परेड को देखकर उनके भीतर भी ये भावना आती होगी कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। तो ये एक अद्भुत नजारा होता है और एक अद्भुत एहसास होता है। तो देशभक्ति इस परेड से ही आएगा। ये भी है कि जैसे आप लोगों के मन में ये सवाल आ जाए कि ठीक है मैम, देशभक्ति की भावना का संचार होता है, राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति होती है, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है, उसकी भावना आती है, तो क्या सिर्फ ये परेड से ही आ सकता है? भाई हमारे स्कूल में बुक में भी पढ़ाया जाता है भारत के बारे में, करिकुलम है पूरा, फिर मतलब परेड की क्या जरूरत है? पर ये जो है ये परेड कितना महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम स्कूल में आप नहीं देख पाते हो जो आपको यहां पर मिलता है देखने को, कि जब आप सेना को देखते हो साक्षात, ठीक, तो यहां पर आप सेना को साक्षात देखते हो और आप देखते हो कि सेना ने क्या योगदान किया। क्योंकि आज के दिन, मैंने जैसा कि कहा कि आज के दिन सैनिकों को और सैनिकों के परिवार को सम्मानित किया जाता है। लोग देश की सेना द्वारा किए गए योगदान को देखते हैं। लोग देखते हैं कि सेना कितना एफर्ट कर रही है, परिवार को छोड़कर, अपने सुख को छोड़कर। और जो आप ये जो लोग घरों में रहते हैं, आराम से जीते हैं, है ना, जो बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं मेरे घर में मेरे पूरे कंफर्ट में रहती हूँ, ये इनको वो कंफर्ट है, वो सब कुछ छोड़कर ये बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। और रोज आपको पता ही है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो कितने अच्छे हैं, तो ये रोज इनको वो संघर्ष करना पड़ता है। तो सेना के इस योगदान को देखते हैं, इसके साथ उनको ये भी देखने को मिलता है कि भाई फिर से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जीवित हो जाता है, कि भाई हमने अपने संविधान को आज के दिन एक्सेप्ट किया था, आत्मसात किया था। तो क्या ये संविधान आसानी से बन गया? कितने पापड़ बेलने पड़े। तो ये कर्तव्य के प्रति भी जागरूक करती है कि बड़ी मुश्किल से मिला है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। और ये इस तरह सब जब सैनिक शौर्य चक्र दिखाता है, जब इनकी कहानियां हम सुनते हैं तो गूज बम्प हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, कि कैसे ये सीने पर गोलियां खाते हैं, किस तरह शहीद हो जाते हैं। और जब इनका पार्थिव शरीर जब पहुंचता है इनके घर, तो देखा होगा आप लोगों ने इनके परिवार पर क्या बीतता है। तो ये बलिदान किसके लिए है? आपके लिए, हमारे लिए, ताकि ये देश जो है सुरक्षित रहे। तो जैसे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ाया गया था, और उस समय जो एक एहसास, एक भावना उस समय देश के लोगों के भीतर जो संचारित हुआ था, वो आज होता है इनको देखकर हमारे बीच। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो सेना को दिया जाता है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र मरणोपरांत हमेशा दिया जाता है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये शौर्य चक्र इन सबों को दिया गया है। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी के परेड का। और पैसे की तंगी लगी रहती है,
और जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, एक दिन हम आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। ये क्या है, तो राष्ट्रीय उत्सव होता है, ये राष्ट्रीय पर्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 त्योहारों को हम कहते हैं, ये 3 मौकों को हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व। तो ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय गौरव का दिन है, हमारे आत्मशक्ति, आत्मसम्मान का ये दिन है। हम लड़ मरेले की स्वतंत्रता लेकर माने, और ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती का दिन है। और हम आज के दिन अतिथियों को क्यों बुलाते हैं, क्यों बाहर से हमेशा दूसरे देश के अतिथि हमारे यहाँ पर आते हैं? तो आज के दिन हम अतिथि, किसी न किसी गेस्ट को इसलिए बुलाते हैं कि इस तरह हमारा इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत होता है, और देश विदेश, देश के साथ विदेश में भी लोग देखते हैं कि आज भारत कितना अपना विकास कर चुका है, कितनी शक्ति अर्जित कर चुका है। तो इस बार जो मुख्य अतिथि हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो हैं। ये मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि ये कुल चौथी बार है, ये कुल चौथी बार है जब इंडोनेशिया मुख्य अतिथि बना है 26 जनवरी के परेड में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला परेड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1950 में, उस समय भी जो है राष्ट्रपति सुकर्णो थे इंडोनेशिया के, और फिर उसके बाद 1984 में इंडोनेशिया के जो सेना के चीफ थे उनको बुलाया गया था। फिर 2011 में 2011 में फिर राष्ट्रपति सुसीलो बामबांग आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर, और 2011 के बाद देख पा रहे 2024 में फिर से इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए हैं प्रबोवो सुबियांटो। तो ये जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, इनके साथ हमारा पुराना संबंध रहा है। इनके साथ आपको जो है 7वीं 8वीं शताब्दी से ही इनके साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस बनने लग गए थे हमारे, और धीरे धीरे और विकसित होते गए, और आज इनके साथ अच्छा संबंध है हमारा। तो उम्मीद है कि आप भी गौरवान्वित हो गए होंगे ये सब सुनकर, ये सब देखकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके मन में जो राष्ट्रीय गौरव का भाव आया है, जो कुछ करने का, कुछ बनने का भाव आया है, तो उसके लिए कई मौके हैं। एक मौका ये भी है कि 2025 अगर टारगेट है तो 11,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। ये जो बचे हुए दिन है लगभग जो है 4 महीना, आप 4 महीने में फास्ट आप लोग को रिवीजन कराया जाएगा। और 2026-27 अगर आपका है तो 12 महीने और 18 महीने का कोर्स आपको 55% ऑफ पर। तो सबसे बेस्ट है 18 मंथ 25,999 में CSET GS सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, नोट्स भी मिलेगा। और 2026 क्वालिफाई नहीं होता है और 26 का प्रीलिम्स का अगर आप दिखाएंगे तो आपको जो है 1 साल का एक्सटेंशन में मिलेगा। ये सभी बैचेज हैं। और कल 26 जनवरी आज ही आप लोगों का जो है 11 AM to 1 PM आपका मॉक है। तो सेशन को लाइक करके जाइएगा, सेशन को शेयर करके जाइएगा, और कोड है मेरा रिंकू लाइव। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सब लोगों को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।